स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हर किसी को, मतलब जो भी भारत में काम करता है, उसे असर करेगा। नए लेबर कोड्स। सुनने में ये बहुत भारी भरकम लगता है, श्रम संहिता। लेकिन असल में ये वो नियम हैं जो आपकी सैलरी, आपकी छुट्टियां, आपकी नौकरी की सुरक्षा सब कुछ तय करते हैं। बिल्कुल। 21 नवंबर 2025 से 29 पुराने उलझे हुए कानूनों की जगह अब 4 नए साफ सुथरे कोड्स लाए जा रहे हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा बदलाव है ये। हमारे पास जो स्रोत है वो इन कोड्स का पूरा विश्लेषण करते हैं। तो आज हमारा काम इस मुश्किल कानूनी भाषा को तोड़कर ये समझना है कि एक आम कर्मचारी के लिए इसका मतलब क्या है। सही है। आपकी सैलरी स्लिप कैसे बदलेगी? क्या नौकरी करना ज्यादा आसान होगा या मुश्किल? और कंपनियों के लिए क्या बदलेगा? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये 29 कानूनों का जंजाल था ही क्यों, और इन 4 कोड्स में ऐसा क्या खास है? सवाल बहुत अच्छा है। सोचिए, 29 अलग-अलग कानून, कुछ 1926 के बने हुए, कुछ 1948 के। सरकार ने इसी को आसान बनाने के लिए इन 29 कानूनों को, कह सकते हैं कि 4 बड़ी बाल्टियों में डाल दिया है, ताकि नियम सरल हों और एक जैसे हों। 4 बाल्टियां। ये सुनने में आसान लगता है। तो पहली बाल्टी में क्या है? पहली बाल्टी है पैसों की। इसे कहते हैं वेतन संहिता, मतलब कोड ऑन वेजेस। ओके, वेजेस पर। हाँ, इसका एक ही काम है, ये पक्का करना कि हर किसी को, चाहे वो किसी बड़े ऑफिस में काम करे या किसी छोटी दुकान में, उसे न्यूनतम वेतन मिले। बिल्कुल न्यूनतम वेतन मिले और समय पर मिले। बोनस, समान काम के लिए समान वेतन, सब कुछ इसी में आ गया है। ठीक है, तो एक कोड सिर्फ सैलरी और पैसों के लिए, ये तो समझ आया। दूसरी बाल्टी। दूसरी है रिश्तों की, यानी कंपनी और कर्मचारी के बीच के रिश्ते। ये है औद्योगिक संबंध संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। अच्छा। इसमें नौकरी पर रखने, निकालने, यूनियन बनाने, हड़ताल करने और जो भी झगड़े होते हैं उन्हें सुलझाने के नियम हैं। और सच कहूं तो इसी कोड को लेकर सबसे ज्यादा बहस भी है। अच्छा, इस पर हम वापस आएंगे, मुझे लग ही रहा था। और तीसरी? तीसरी बाल्टी है सुरक्षा कवच की, सामाजिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी? हाँ, आपका पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी छुट्टी, ये सब इसमें आता है। और इसकी सबसे बड़ी और नई बात यह है कि पहली बार इसमें गिग वर्कर्स मतलब डिलीवरी वाले या कैब ड्राइवर्स। एग्जैक्टली, उन्हें भी शामिल करने की कोशिश की गई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जो लोग सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या जो ऐप आधारित काम करते हैं, उन्हें भी अब सोशल सिक्योरिटी मिल सकती है। सिद्धांत रूप में हाँ, यही इसका उद्देश्य है। और चौथी और आखिरी बाल्टी है काम करने के माहौल की, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संहिता, OSHVC कोड। ये थोड़ा लंबा नाम है। हाँ, थोड़ा है। मतलब आपकी फैक्ट्री या ऑफिस में सुरक्षा है या नहीं, काम के घंटे कितने होंगे, आपको कितनी छुट्टियां मिलेंगी और खासकर प्रवासी मजदूरों के अधिकार, ये सब इसमें तय किया गया है। तो कुल मिलाकर एक पैसों के लिए, एक रिश्तों के लिए, एक भविष्य की सुरक्षा के लिए और एक आपके काम करने की जगह के लिए। सुनने में तो वाकई बहुत सरल लगता है। हाँ, आइडिया तो यही था। लेकिन चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। एक आम कर्मचारी के लिए इसमें अच्छा क्या है? उसे क्या फायदा होगा? कर्मचारियों के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ा फायदा है दायरे का बढ़ना, मतलब कवरेज का। पहले न्यूनतम वेतन का कानून हर जगह लागू नहीं होता था। अच्छा। अब देश के लगभग 50 करोड़ संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को इसका कानूनी हक मिलेगा। ये कागज पर एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब अब एक छोटे रेस्टोरेंट में काम करने वाला वेटर भी कह सकता है कि उसे सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। दूसरा जैसा आपने पकड़ा वो है सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। फिक्स टर्म कर्मचारियों को अब ग्रेच्युटी के लिए 5 साल इंतजार नहीं करना होगा। 5 साल नहीं? नहीं, अगर कोई 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भी काम करता है तो उसे उस 1 साल के लिए प्रो राटा बेसिस पर ग्रेच्युटी मिलेगी। वाह, ये तो गेम चेंजर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वालों के लिए। और क्या है? औपचारिकता, अब हर कंपनी को अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। कई छोटी जगहों पर लोग सालों साल बिना किसी दस्तावेज के काम करते हैं। अब उनके पास एक कानूनी सबूत होगा कि वो वहां काम करते हैं। साथ ही महिलाओं को अब सुरक्षा उपायों के साथ हर सेक्टर में रात की शिफ्ट में भी काम करने का मौका मिलेगा। मतलब अवसरों की समानता बढ़ेगी। हाँ, और प्रवासी मजदूरों के लिए भी कुछ था। हाँ, वो लॉकडाउन के समय एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था।
हाँ, उनके लिए पोर्टेबिलिटी बड़ा फायदा है। मतलब अगर कोई मजदूर दिल्ली में पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करता है और फिर अपने गांव बिहार वापस चला जाता है, तो वो आसानी से अपना पैसा निकाल सकेगा या ट्रांसफर कर सकेगा। उसका पैसा फंसेगा नहीं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कानून तो पहले भी थे, पर लागू कितने होते थे? क्या ये सब जमीन पर भी उतरेगा? यही इन कोड्स की सफलता या विफलता का सबसे बड़ा सवाल है। इनका असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकारें इन्हें कैसे लागू करती हैं और निगरानी कितनी सख्ती से होती है। सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इन सारे फायदों की कीमत भी तो कोई चुकाएगा। सरकार इन कोड्स को निवेश बढ़ाने का एक जरिया बता रही है, तो जाहिर है कि कंपनियों के लिए भी इसमें कुछ खास रखा गया होगा। उनके लिए क्या बदला है? कंपनियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन। हाँ, 29 कानूनों की भूल भुलैया की जगह अब सिर्फ 4 कोड्स का पालन करना है। एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस, एक ही रिटर्न। इससे उनका समय, पैसा और कानूनी सिरदर्द तीनों कम होंगे। इसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। मतलब कागजी कार्रवाई कम, ये तो हर कोई चाहेगा। और दूसरा बड़ा बदलाव है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अब जिन कंपनियों में 300 से कम कर्मचारी हैं, 300 से कम? हाँ, वे सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों की छटनी कर सकती हैं या फैक्ट्री बंद कर सकती हैं। पहले ये सीमा सिर्फ 100 कर्मचारियों तक थी। एक मिनट, लचीलापन, ये सुनने में थोड़ा खतरनाक भी लगता है। क्या इस लचीलेपन और हायर एंड फायर के बीच की लाइन बहुत धुंधली नहीं है? क्या इससे कर्मचारियों के मन में नौकरी जाने का डर हमेशा बना नहीं रहेगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इन कोड्स की सबसे बड़ी आलोचना का केंद्र है। ट्रेड यूनियनों का यही कहना है कि इससे नौकरी की सुरक्षा लगभग खत्म हो जाएगी और कंपनियां मनमाने ढंग से लोगों को निकाल पाएंगी। तो अगर लोगों को निकालना इतना आसान हो जाएगा, तो फिर उनकी आवाज कौन सुनेगा? यूनियनों की ताकत पर इसका क्या असर पड़ेगा? उस पर भी असर डाला गया है। हड़ताल करने के नियम बहुत सख्त कर दिए गए हैं। कैसे? अब किसी भी हड़ताल के लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होगा, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो। 14 दिन का नोटिस? हाँ, इससे अचानक होने वाली हड़तालें, जो यूनियनों का एक बड़ा हथियार होती थीं, वो लगभग नामुमकिन हो जाएंगी। आलोचकों का कहना है कि ये सामूहिक सौदेबाजी की कमर तोड़ने जैसा है। तो एक तरफ कर्मचारियों को कुछ नए अधिकार दिए जा रहे हैं, जैसे न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, लेकिन दूसरी तरफ उनकी नौकरी की सुरक्षा और हड़ताल करने का अधिकार कमजोर किया जा रहा है। ये तो एक अजीब संतुलन है। बिल्कुल, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। और एक और चिंता है गिग वर्कर्स को लेकर। हाँ, वो जो आपने बताया था। हमने बात की कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा में शामिल किया गया है, जो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कैसे? उस स्कीम में पैसा कौन देगा? कंपनी कितना देगी? कर्मचारी कितना देगा? सरकार क्या मदद करेगी? इन सब पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। मतलब डर ये है कि ये सिर्फ एक कागजी वादा बनकर ना रह जाए। हाँ, यही जोखिम है। आपने कई बार वेतन की नई परिभाषा का जिक्र किया। हाँ। और ऐसा लग रहा है कि इसका असर लगभग हर नौकरी पेशा इंसान पर पड़ेगा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये नया नियम क्या है और इससे हमारी सैलरी स्लिप पर क्या असर पड़ेगा? ये शायद इन कोड्स का सबसे ठोस और सीधा असर डालने वाला बदलाव है। ओके। नए कोड के तहत वेतन यानी वेजेस की एक स्टैंडर्ड परिभाषा तय कर दी गई है। इसमें सिर्फ 3 चीजें आती हैं: आपकी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंस। सिर्फ 3 चीजें? हाँ, और सबसे बड़ा नियम यह है कि ये वेतन आपकी कुल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम 50% होना चाहिए। 50%? जी। इसका मतलब है कि बाकी सब कुछ, आपका एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, परफॉर्मेंस बोनस, ये सब मिलकर 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों किया गया? इसका मकसद क्या है? मकसद उन कंपनियों को रोकना है जो पीएफ और ग्रेच्युटी बचाने के लिए बेसिक सैलरी को बहुत कम दिखाती थी। अच्छा। मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है, तो कंपनी बेसिक सिर्फ 15,000 दिखाती थी और बाकी 35,000 को अलाउंस के नाम पर दे देती थी। इससे उनका पीएफ का योगदान कम हो जाता था। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की है रिया, जो एक स्टार्टअप में काम करती है। उसकी सीटीसी 50,000 रुपए महीना है। ठीक है। पुराने सिस्टम में हो सकता है रिया की सैलरी स्लिप ऐसी दिखे: बेसिक सैलरी 15,000 रुपए, जो कि सीटीसी का सिर्फ 30% है। बिल्कुल, और बाकी 35,000 रुपए भत्तों के रूप में। तो उसका पीएफ सिर्फ 15,000 रुपए पर कटता था, जो होता है 12% यानी 1,800 रुपए। और नए नियम के बाद क्या होगा? नए नियम के बाद कंपनी को उसका वेतन वाला हिस्सा कम से कम 50% यानी 25,000 रुपए करना ही होगा।
अच्छा। तो अब उसकी नई सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी होगी 25,000 और भत्ते भी होंगे 25,000 रुपए। हाँ। अब उसका पीएफ 25,000 रुपए पर कटेगा, जो होगा 3,000 रुपए। तो इसका मतलब रिया की टेक होम सैलरी यानी हाथ में आने वाली सैलरी हर महीने 1,200 रुपए कम हो जाएंगे, हाँ, लेकिन उसके पीएफ अकाउंट में हर महीने 1,200 रुपए ज्यादा जमा होंगे। एग्जैक्टली। ये शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन जैसा है। हाथ में आने वाला पैसा थोड़ा घटेगा, लेकिन रिटायरमेंट के लिए बचत और ग्रेचुइटी की रकम काफी बढ़ जाएगी। ये तो हुई रिया की बात, लेकिन अगर किसी की सैलरी बहुत ज्यादा हो, मान लीजिए कोई आईटी प्रोफेशनल है अमित, जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना है, वहां तो भत्ते और भी ज्यादा होते हैं। वहां असर और भी बड़ा और थोड़ा जटिल होगा। मान लीजिए अमित की 2 लाख की सैलरी पर बेसिक सिर्फ 40,000 है, जो कि 20% है, और बाकी 1,60,000 भत्तों में है। नए नियम के तहत उसका वेतन कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। 1 लाख। इससे तो कंपनी पर पीएफ और ग्रेचुइटी का बोझ दुगने से भी ज्यादा हो जाएगा। हाँ, कंपनी की लागत बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए संभावना है कि अमित जैसे ज्यादा सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए कंपनियां उनकी सीटीसी को ही फिर से डिजाइन करें। मतलब? हो सकता है वो अमित को कहें कि आपकी सीटीसी वही रहेगी, लेकिन हम बेसिक बढ़ा रहे हैं, इसलिए कुछ भत्ते कम कर देंगे या उन्हें परफॉर्मेंस से जोड़ देंगे। यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर वेतन पर इस बदलाव का सार ये है कि पारदर्शिता बढ़ेगी, कम सैलरी वालों के लिए लंबी अवधि में फायदा है और ज्यादा सैलरी वालों के केस में कंपनियों और कर्मचारियों को बैठकर सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर फिर से तय करना पड़ सकता है। एकदम सही। सैलरी स्लिप को तोड़ मरोड़ के पेश करना अब मुश्किल होगा। तो जब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लेबर कोड्स एक बहुत बड़ा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने और नियमों को सरल करने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ कंपनियों को ज्यादा लचीलापन देने की बात है, जिससे नौकरी की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सही। और इन सब के बीच में है सैलरी की नई परिभाषा, जो हर किसी की जेब पर असर डालेगी। बिल्कुल। ये भारत के लेबर मार्केट को आधुनिक बनाने की एक बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश है। लेकिन जैसा हमने कहा, इसकी सफलता 2 चीजों पर टिकी है। 2 चीजें। एक, जमीन पर ये नियम कितने सख्ती से लागू होते हैं, और 2, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के लिए जो वादे किए गए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए असली योजनाएं और फंडिंग कहां से आती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरी बातचीत से एक दिलचस्प पैटर्न उभर कर आया है। हम एक तरफ भारत की विशाल गिग इकोनॉमी को औपचारिक बनाकर उन्हें नौकरी जैसे अधिकार देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक नौकरियों में हायर एंड फायर का लचीलापन लाकर उन्हें थोड़ा गिग जैसा बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये नए कोड भारत में काम करने के तरीके का एक नया संगम बना रहे हैं, जहां हर नौकरी थोड़ी गिग जैसी और हर गिग थोड़ा नौकरी जैसा बन जाएगा?